हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आज हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के प्रिपरेशन मेथड्स जो दोनों में कॉमन है। जो सबसे पहला मेथड हम आज अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट्स। कैल्शियम के जो सॉल्ट्स हैं एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनको अगर गर्म किया जाए तो उससे एल्डिहाइड और कीटोन की प्राप्ति होती है। कैल्शियम सॉल्ट के अलावा कोई दूसरे मेटल सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे मेटल का के जो लवण हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण, उनका भी इस्तेमाल इस मेथड में, इस विधि में किया जा सकता है। Aldehydes may be prepared by heating a mixture of calcium salt of formic acid and a calcium salt of another monocarboxylic acid। एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि फॉर्मिक एसिड का जो कैल्शियम लवण है उसका इस्तेमाल किया जाए और उसके साथ किसी और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका कैल्शियम लवण, दोनों को मिक्स किया जाए और उसको जब हीट करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अगर हम फॉर्मिक एसिड के का जो कैल्शियम सॉल्ट है या दूसरे मेटल का सॉल्ट है उसका यूज़ ना करें तो एल्डिहाइड प्राप्त नहीं होंगे। कीटोन्स में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एनी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बट नॉट सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। देखिए, अगर हमको कीटोन प्राप्त करना है तो फॉर्मिक एसिड का जो सॉल्ट है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी अन्य मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो कैल्शियम सॉल्ट है या फिर किसी और मेटल का जो सॉल्ट है उसको इस्तेमाल करके आप मेटल का कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सॉल्ट उसका इस्तेमाल करके हीट करके कीटोन की प्राप्ति की जा सकती है। ईल्ड्स इंक्रीज विद आयरन सॉल्ट्स ऑफ एन एसिड्स। अगर हमने कैल्शियम की जगह आयरन का सॉल्ट यूज़ किया, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के आयरन का सॉल्ट यूज़ किया कैल्शियम के सॉल्ट के स्थान पर, तो जो लब्धि होती है कीटोन की या कार्बोनाइल कंपाउंड की वो ज़्यादा होती है। आइए देख लेते हैं कि किस तरह से बेसिक मैकेनिज़्म है इसका। यहाँ हमने m इसलिए लिखा है क्योंकि मेटल जो है वो चेंज हो सकता है। कैल्शियम आप इसकी जगह लिख सकते हैं, अगर कैल्शियम लेते हैं तो CaO निकलेगा, या अगर दूसरा कोई मेटल है तो आप उसमें MO करके यहाँ पर -MO लिख सकते हैं इस रिएक्शन एरो के ऊपर। आइए देखते हैं कि ये देखिए कैल्शियम का या मेटल का सॉल्ट है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक हिस्सा है, ये रहा दूसरा पार्ट जो इस मेटल के साथ ऐड हुआ है। यहाँ जो अगर H होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, वो दोनों हाइड्रोजन हट चुके हैं और इसने जो कार्बोक्सिलेट आयन ने मेटल के साथ ये लवण बनाया है। जब इसका हीट किया गया तो साइक्लाइजेशन हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो CH यहाँ पर है और ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। यहाँ जो H प्लस है वो लवण, वो एसिड अम्लीय है H, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है वो H प्लस के रूप में निष्कासित किया जा सकता है। H प्लस के रूप में निष्कासित होकर इस कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है। ये देखिए यहाँ पर ये जो O माइनस यहाँ पर बन जाता है कार्बन ऑक्सीजन बन के इलेक्ट्रॉन आने पर, और यहाँ से जो H प्लस निकला वो यहाँ जुड़ गया तो ये OH बना है फंक्शनल ग्रुप। ये C डबल बॉन्ड O के स्थान पे ये OH चेंज हो गया है और ये जो कार्बन है वो इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ C माइनस होने की वजह से यहाँ जो कार्बोनाइल कार्बन है C प्लस है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वजह से ये माइनस और ये प्लस है। ये माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है वो H प्लस के रूप में निष्कासित किया जा सकता है, या एक्टिव हाइड्रोजन है इस वजह से, और वो एक्टिव इसलिए है क्योंकि ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। कुल मिला के इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, साइक्लाइजेशन हुआ है। C डबल बॉन्ड O जो है वो C सिंगल बॉन्ड OH में परिवर्तित हुआ है। यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में चले गए, जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड O बना। इसके अलावा ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ये टूटते हैं और इन दोनों के बीच में चले जाते हैं, जिसकी वजह से M और O, यानी M की जगह कैल्शियम होता तो कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में बंध बना और ये बंध टूट गया। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन बंध जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ये जो CHR, ये वाला CHR है, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो ये COO माइनस यहाँ पर बना है, यहाँ COOH
हो गया है वो कैसे हुआ, देखिए यहाँ जो H+ निकला है वो यहाँ पर इस जगह पे जब O-, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स बन के ले रहा है तो O- यहाँ बन गया था, और ये जो H+ है वो उसके साथ जुड़कर या बॉन्डेड होकर ये एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये देता है। तो हमें ये मिला बीटा कीटो एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड उससे पहला कार्बन अल्फ़ा, दूसरा कार्बन बीटा पे ये कीटो ग्रुप है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज बीटा कीटो एसिड। कीटो एसिड को गर्म करने से यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल या डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और डीकार्बोक्सिलेशन हो गया तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ जो रह गया, तो CH2R में ये CHR कन्वर्ट हो गया, और इस तरह से हमको ये कीटोन मिला। तो ये मैकेनिज़्म है मोटा मोटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स के को हीट करने के बाद हमको कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता है, उसका मैकेनिज्म हमने देखा। इफ़ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इज़ यूज्ड देन मिक्स्ड कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड। अगर हमने दो अलग अलग प्रकार के कैल्शियम सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग लिए हैं, उनका कैल्शियम सॉल्ट मिक्स करके हमने उस मिश्रण को गर्म किया है, तो हमको मिक्स कीटोन मिलेगा। क्योंकि देखिए ये दोनों जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उनके दोनों एल्काइल ग्रुप्स इस कीटोन में अब शामिल हो गए हैं। नो एल्डोल्स आर फॉर्म्ड इफ अल्फा हाइड्रोजन इज़ एब्सेंट। अगर अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता है तो एल्डोल जो साइड प्रोडक्ट है वो प्राप्त नहीं होते हैं। आइए देखते हैं एक और मेथड। देखिए इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है, और हमने इसमें मैंगनीज ऑक्साइड का इस्तेमाल किया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो वेपर्स हैं, अगर हमने फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल किया इस मिश्रण में, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एक फॉर्मिक एसिड, दोनों का मिश्रण मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर से गुजारा हमने 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फिर हम देख सकते हैं एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साइड प्रोडक्ट है। हम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं और फॉर्मिक एसिड को नहीं लेते हैं, फॉर्मिक एसिड को लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और फॉर्मिक एसिड अगर नहीं लेते हैं तो हमको कीटोन प्राप्त होगा। तो कीटोन बनाने के लिए फॉर्मिक एसिड शुड नॉट बी यूज्ड। तो ये देखिए अगर मिक्स हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है और सेम रिएक्शन को रिपीट किया है, तो हमें मिक्स एल्काइल समूह वाले कीटोन की प्राप्ति उत्पाद के रूप में होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। इसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस जो अभिक्रिया है बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको हमने एल्कीन्स में भी पढ़ा था, और अब यहाँ पर हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को बनाने में भी इसका यूज़ पढ़ रहे हैं। ओजोन रिएक्ट विद एल्कीन्स टू गिव एडक्ट कॉल्ड एज ओजोनॉइड। ओजोनॉइड देता है ओजोन जब वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है। द ओजोनॉइड ऑन ट्रीटमेंट विद माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जो मृदु अपचायक हैं जैसे कि जिंक डस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके साथ जब हम ट्रीट करते हैं इसको, तो कार्बोनाइल यौगिक हमें प्राप्त होते हैं। तो ये देखते हैं सबसे पहले ये देखिए ओजोन के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें प्रत्येक जो ऑक्सीजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये चार्ज का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, और इस तरह से ये इसकी रेजोनेटिंग संरचनाएं हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। ये एल्कीन है। एल्कीन में हमने C♭C पर जो है 4 अलग अलग ग्रुप्स दिखाए हैं। ये चारों के चारों सेम हो सकते हैं, एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। इनमें से कुछ हाइड्रोजन हो सकते हैं, कुछ एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, सारे के सारे एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। तो सब तरह के कॉम्बिनेशन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर एल्काइल ग्रुप्स है, ये एल्काइल ग्रुप सारे के सारे सेम भी हो सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। कोई 2 या 3 एक जैसे हो सकते हैं, और कुछ 2 या 3 एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। एल्कीन को जब ओजोन के साथ रिएक्शन करवाया और बिलो रूम टेम्परेचर, और उसके बाद जिंक डस्ट और वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाया, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि C♭C जो है वो ब्रेक हो जाता है बॉन्ड, और उसकी जगह पे आप जहाँ पर भी इसको जो इजीली अगर आप करना चाहें तो डबल बॉन्ड को तोड़ के और उसकी जगह ऑक्सीजन लगा दें, तो जो मॉलिक्यूल आपको प्राप्त होगा वही आपका प्रोडक्ट होगा ओजोनोलिसिस के द्वारा। तो ये देखिए एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। ये इन प्रतिस्थापितों की जो प्रकृति है वो डिसाइड करेगी कि एल्डिहाइड और कीटोन
में से कौन बनेगा, और बनेगा तो कौन सा कीटोन होगा, उसमें कौन से प्रतिस्थापित जुड़े हुए होंगे। आइए देखते हैं इसका मैकेनिज़्म जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये ओज़ोन का मॉलिक्यूल हमने लिया, ये है एल्कीन में प्रतिस्थापित इसलिए नहीं जोड़े हैं ताकि इसके ज़रूरत नहीं है उसको समझाने के लिए रिएक्शन मैकेनिज़्म को, और इच्छित जो एल्काइल ग्रुप्स है वो यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं, इस बात पर निर्भर करते हुए कि हमें कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड यहाँ पर है, और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स का ये मूवमेंट हुआ, और आप देख सकते हैं इस तरह से एक साइक्लिक मोलॉजोनाइड को प्राप्त होता है। इसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन इस तरह से हुआ तो सिंगल बॉन्ड सी टूट जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी टूट रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये जो कार्बन है, यहाँ पर ये प्लस चार्ज इसलिए होगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सी डबल बॉन्ड ओ को बनाने में काम आ गए हैं। तो इस तरह से एक डाइपोलर स्ट्रक्चर बनता है, उसके पास ही कार्बोनाइल ग्रुप है वो हटने नहीं पाता है, डिस्टेंस बना नहीं पाता है, और उससे पहले ही कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये बॉन्ड नया बना। ये जो स्पीशीज़ है ये एक अनस्टेबल स्पीशीज़ ये बनते हैं ये दोनों के दोनों, और आपस में दोबारा इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के द्वारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये नया बॉन्ड बनता है, यहाँ भी नया बॉन्ड बनता है, और इस तरह से ओजोनॉइड हमको प्राप्त होता है। इसमें मोलॉजोनाइड में तीनों जो ऑक्सीजन है वो कार्बन और कार्बन के एक ही साइड में है, जबकि ओजोनॉइड में देखिए आप एक ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन के एक साइड में, दूसरे दो ऑक्सीजन दूसरी तरफ हैं। इसका जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड प्राप्त होता है। लेकिन जब हम जिंक के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर हम ये फर्दर ऑक्सीडेशन वाली स्थिति नहीं रहती है, और आप इस तरह से बॉन्ड का ब्रेकिंग दिखा सकते हैं, जैसे सी के साथ दो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो इस तरह से बॉन्ड का ब्रेकेज भी आप दिखा सकते हैं। ये बॉन्ड का ब्रेकेज दिखाने के लिए आप कंप्लीट लाइन ना यूज़ करके इस तरह से डॉटेड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह से दोनों जो डॉटेड लाइन्स की सहायता से आप इन बंधों का टूटना दिखा सकते हैं और ख़ुद भी याद रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो सकते हैं ओजोनॉइड के द्वारा एल्कीन के साथ ओजोन का रिएक्शन करवा के। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ओजोनोलिसिस से जो हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं वो जो एल्कीन में डबल बॉन्ड की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सी डबल बॉन्ड ओ बन जाता है। इस तरह से जो ये पीसेस हमें कार्बोनाइल यौगिक के मिलते हैं उनको अगर आपस में सी डबल बॉन्ड ओ को अगर हम जोड़ दें तो एल्कीन की संरचना हमें प्राप्त हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको जस्ट पहले बताया था, जहाँ जहाँ सी डबल बॉन्ड है उसको यूँ ब्रेक करें और उसके आगे ऑक्सीजन लगा दें तो उस तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो उसका मतलब ओजोनोलिसिस डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओजोनोलिसिस के द्वारा द्विबंध की पहचान भी होती है, उस है या नहीं है वो हम पहचान कर सकते हैं। स्थिति क्या है वो हम कार्बोनाइल यौगिक जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनके द्वारा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा ओजोनोलिसिस जब हम करते हैं एल्कीन का तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का जो मैटर है आपको समझ में आया होगा। नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को रिपीट करके अगर आप देखें तो आपके नोट्स हिंदी या इंग्लिश जैसा भी चाहें आप बना सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप जो नोट्स हैं वो इंग्लिश में बनाएं, आप हिंदी में भी बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके और रिपीट करके देखें, और जब नोट्स बना लें तो एक बार और वीडियो से उसका कंपैरिजन करें।